नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि फ़ाखरा बेगम जब आयमा को साफ इनकार कर देती हैं कि इस ऑफ़िस में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, और वैसे भी ये मेरा फ़ैसला है कि मैं शहरयार की जगह किसे देती हूँ, और मैंने फ़ैसला कर लिया है कि उस जगह पे एमल ही काम करेगी। तो आयमा भी फ़ाखरा बेगम को ब्लैकमेलिंग करने पे उतर आती है और कहती है कि आप कौन होती हैं फ़ैसला करने वाली, और वैसे भी उस ऑफ़िस में वही काम करेगा जिसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और मैं आपको बता दूं कि ऑफ़िस में मेरे शेयर्स हैं जो शहरयार ने अपनी ज़िंदगी में ही मेरे नाम लगाए थे, और इसके अलावा शहरयार ने मरने से पहले मेरे नाम एक अपार्टमेंट भी लगाया था। ये सुनने के बाद तो ना सिर्फ फ़ाखरा बेगम बल्कि अफ़ान के पाँव तले से भी ज़मीन सिरक जाती है। दोनों को ही पता है कि शहरयार आयमा को पसंद नहीं करता था। फ़ाखरा बेगम फ़ौरन कहती हैं कि तुमने मेरे बेटे को ब्लैकमेल किया था। तो आयमा कहती है, खाला आप खुद भी समझदार हैं, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपके बेटे में कितने ऐब थे। अब मैं एक ऐबदार आदमी के साथ अगर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर चुकी थी तो मेरा भी तो कोई हक बनता था। बहरहाल आपको इस मसले की तह में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैंने शहरयार से ब्लैकमेलिंग करके ये चीज़ें अपने नाम लगवाईं या फिर मोहब्बत से। शहरयार मर चुका है, और आपकी इत्तला के लिए इतना ही काफ़ी है कि ना तो आप मुझे अब इस घर से निकाल सकती हैं क्योंकि मैं शहरयार की बेवा हूँ और इस घर पे भी मेरा पूरा हक है, और ना ही मुझे ऑफ़िस से निकाल सकती हैं। फ़ाखरा बेगम जो पहले ही पछतावे की आग में जल रही हैं, आयमा की ये बात सुनने के बाद मज़ीद पछतावा होता है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी, इस जैसी लालची लड़की को ज़बरदस्ती अपने बेटे की ज़िंदगी में शामिल किया। और एक तरफ वो एमल है जिसे मैं खुद मिन्नतें कर रही हूँ कि शहरयार की हर चीज़ तुम्हारी है, लेकिन वो साफ इनकार कर रही है कि जब शहरयार ही नहीं रहे तो मैं उनकी चीज़ों का क्या करूँगी। और मेरा बेटा भी तो एमल से ही मोहब्बत करता था। लास्ट डेज़ में भी तो वो इसी बात पे खुश था कि मेरे सारे ऐब जानने के बावजूद भी एमल वापस मेरी ज़िंदगी में आने को तैयार है। सिर्फ यही नहीं, एमल ने मेरे बेटे के ऐबों पे पर्दा रखा, हत्ता कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि शहरयार में क्या कमी है। फ़ाखरा बेगम को तो रह रह के अफसोस होता है कि मेरा बेटा तो इस आयमा से शादी करना भी नहीं चाहता था। किस कदर तड़पा था वो, और मैंने उसे ब्लैकमेल कर करके ज़बरदस्ती इस औरत से शादी के लिए मनाया, और अब इनके हाथों जलील हो रही हूँ। फ़ाखरा बेगम बहुत गुस्से में आ जाती हैं, आयमा से कहती हैं कि मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, तुम्हें यहाँ से जो चाहिए ले जाओ, बस एक दफ़ा यहाँ से जाओ और वापस मुड़ के ना आना। वैसे भी तुम अपने रहने का इंतज़ाम तो पहले से ही कर चुकी हो। अब आयमा और दुर्दाना जब अपने रूम में जाती हैं तो दुर्दाना अपनी बेटी से कहती है कि तुम तहम्मुल से काम क्यों नहीं लेती, तुम्हें भला क्या ज़रूरत पड़ी थी बाजी से ये सब कहने की। जब तक हम इनसे अपना हिस्सा लूट ना लेते तब तक तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। इनका क्या ख्याल है हम ये थोड़ी सी चीज़ें लेके यहाँ से दफ़ा हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। अब हमारा इस घर पे पूरा पूरा हक है। जब तक शहरयार का पूरा हिस्सा तुम्हारे नाम नहीं लग जाता हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आयमा अपनी माँ से कहती है, आप बेफिक्र हो जाएं खाला, अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और इतने आराम से तो मैं भी इस घर से जाने वाली नहीं हूँ अब। लेकिन दुर्दाना अपनी बेटी से कहती है, तुम खाला को शायद अच्छे से नहीं जानती, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर वो कोई फ़ैसला कर लेती हैं ना, फिर उस पर अमल भी करके ही रहती हैं। अब अगर उनके मुँह से ये अल्फाज निकल गए हैं ना कि वो हमें घर से निकाल देंगी, तो यकीन करो कि वो हमें घर से निकाल के ही दम लेंगी। दूसरी तरफ अफ़ान और एनी फ़ाखरा बेगम के कमरे में जाते हैं। अफ़ान अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि मम्मी, हमने इन दोनों को काफ़ी अरसे से अपने घर पे जगह दी हुई है। अब अगर हम यूं अचानक इन्हें अपने घर से निकाल देते हैं तो सारे दोस्त रिश्तेदार हम पे बातें बनाएंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ आपकी बहन और भांजी नहीं बल्कि आयमा शहरयार की बेवा भी है। तो एनी भी फ़ाखरा बेगम से कहती है, जी मम्मी, अफ़ान बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो दोनों औरतें आखिर कहाँ जाएंगी और कैसे रहेंगी। ठीक है, उन दोनों ने अपार्टमेंट तो शहरयार भाई से ले ही लिया था उनकी ज़िंदगी में, लेकिन दो औरतों का अकेला रहना इस माशरे में इतना आसान काम नहीं है। आपको पता ही है कि दो औरतों को अकेला रहता देखकर माशरे वाले कितनी बातें करते हैं, जलीलो रुस्वा करके रख देते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इन दोनों को माफ़ कर दें और यहीं रहने दें। आपने जो पहले फ़ैसला किया था ना कि आयमा के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करके इज़्ज़त से उसे यहाँ से रुखसत कर दें, मेरे ख्याल से वही फ़ैसला बेहतर रहेगा। और जब आयमा यहाँ से रुखसत हो जाएगी, अपने घर में खुश होगी, तो खाला दुर्दाना भी सुधर जाएंगी।
फ़ाखरा बेगम को तो अंदर ही अंदर पछतावा खाए जाता है कि मैं किस तरह से इन दोनों औरतों की बातों में आती रही और इनकी बातों में आकर अपनी दोनों बहुओं पे किस कदर जुल्म ढाती रही और इन जैसी लालची औरतों पर एतबार किया जो मेरे बेटे से माल लूटती रहीं और मुझे कानों कान खबर भी नहीं हो सकी। पता नहीं इस आयमा ने मेरे बेटे को कितनी अजियत कितनी तकलीफ़ दी होगी और वो बेचारा अंदर ही अंदर घुट घुट के मरता रहा। एनी कहती है मम्मी अब जो होना था सो हो गया, आप इन बातों को दोहराना छोड़ दें और जहाँ तक हम दोनों बहनों की बात है तो आप बेफिक्र हो जाएं। हम सब कुछ भूल चुके हैं और वैसे भी आप हमारी बड़ी हैं, आप हम पे गुस्सा कर सकती हैं। अब दूसरी तरफ फरी को भी सारे मामले का जब पता चलता है फ़ौरन अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि अब आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया ना, दूसरे लोग कैसे फ्रॉड से आपकी दौलत छीन रहे हैं जबकि अपनी बेटी का हक तो आपसे दिया नहीं गया। फरी के ऐसे ताने तो फ़ाखरा बेगम का दिल मज़ीद चीर देते हैं। फरी को समझाती हैं कि मैंने कभी भी तुम्हारा हक़ देने से इनकार नहीं किया, मैंने तुमसे वादा किया है कि वक्त आने पर तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा हक़ तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहती थी कि तुम अपने उसी ससुराल में रहो, उसी घर में रहो जो तुमने अपने लिए ख़ुद मुंतखब किया है। फरी कहती है आपको कुछ अंदाज़ा भी है कि मेरी सास दिन रात उठते बैठते मुझे बातें सुनाती है, जहेज़ ना लाने के ताने देती है और कहती है कि छोटे से छोटे मोहल्ले से भी कोई बहू लेकर जाता है तो वो अपने साथ 4 चीज़ें लेकर जाती है। ये कैसा ऊंचा ख़ानदान है कि अपनी बेटी को बिल्कुल ही खाली हाथ भेज दिया और उसके बाद अपनी बेटी को यूं भूल गए जैसे वो कभी थी ही नहीं। मम्मी मुझे सच बता दें, क्या मैं आपकी सगी औलाद हूँ भी या आपने मुझे कहीं से लेकर पाला है? क्योंकि मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया फ़हद के साथ अपनी पसंद की शादी करके। फ़हद एक ज़हीन लड़का था, इसीलिए मुझे पसंद था, और वैसे भी अगर मुझे पसंद की शादी करने की सज़ा मिल रही है तो याद रखें कि आपके दोनों बेटों ने भी पसंद की शादियां ही की थीं, लेकिन उनकी बीवियों को तो आपने तमाम ऐशो आराम फराहम किए हुए हैं। हत्ता कि शहरयार भाई के जाने के बाद भी आपको एमल की फ़िक्र है कि वो मेरे साथ काम करे, उसके पास गाड़ी हो, रहने के लिए अच्छा घर हो। सिर्फ़ अपनी बेटी के लिए ही आपको ये सब सोच क्यों नहीं आती? तो फ़ाखरा बेगम फरी की गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी बेटी को समझाती हैं कि पसंद की शादी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तो ज़रूर देखना चाहिए ना कि सामने वाले लोग हैं कैसे, क्या वो आपसे मोहब्बत करते हैं या किसी गर्ज़ की वजह से आपके साथ हैं। और अगर तुम बात करती हो ना मैंने एमल और एनी को किस लिए माफ़ कर दिया, तो तुम अभी तक उन लड़कियों को समझी नहीं हो। वो मेरे बेटों से प्यार करती थी, उनके जाने के बाद भी उनको याद करती हैं। उनको इस दौलत ऐशो आराम से कोई गर्ज नहीं है। अब देखो ना, एमल को तो मैंने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, उसके घर जाके रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ आए, शहरयार के कमरे में रहे, लेकिन उसने गाड़ी लेने से भी इनकार कर दिया, यहाँ आने से भी इनकार कर दिया। क्यों? इसलिए कि शहरयार यहाँ नहीं है तो वो यहाँ पर क्या करेगी। अगर उसे सिर्फ़ ऐशो आराम चाहिए होता तो वो तो खुशी खुशी भागी भागी आ जाती। तो फरी कहती है मम्मी आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन आप फ़हद के बारे में भी इतना नेगेटिव ना सोचें, वो भी बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। उसकी माँ मुझे बातें सुनाती रहती है, वो भी इसलिए कि मुझे घर का कोई कामकाज नहीं आता, जबकि वो यही चाहती थी कि वो किसी ऐसे घर से बहू ला सकें जो शादी के बाद दिन रात फ़हद की माँ की खिदमत करे, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं और उन्हें भी इस उम्र में आराम की ज़रूरत है। लेकिन ये देखें ना, चाहे वो मुझे बातें सुनाती हैं, इसके बावजूद भी वो मेरा और फ़हद का खाना बनाती हैं। अब एनी फ़री और फ़ाखरा बेगम की बातें सुन लेती है, इसलिए फ़री के जाने के बाद अपनी सास को समझाती है। वैसे भी अब उसे बहुत मान है कि मेरी सास मेरी बात सुनने लगी है, मुझ पे एतबार करने लगी है, इसलिए बहुत प्यार से कहती है कि मम्मी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप फ़री को उसका हिस्सा दे दें। उसका भी ज़िंदगी की खुशियों पे हक़ है और यही शादी के शुरू के दिन होते हैं जो लड़की खुशी खुशी गुजार सकती है। मैं नहीं चाहती कि शादी के शुरू में ही उसे इतनी टेंशन्स का सामना करना पड़े। और वैसे भी देखें ना, आयमा ने भी तो कितना कुछ लूट लिया आपसे, आपको पता भी नहीं चला। और फ़री तो आपकी सगी औलाद है और मुझे पता है आप फ़री से बेतहाशा मोहब्बत करती हैं और उसे हमेशा खुश देखना चाहती हैं। और वैसे भी हमने जो कुछ देना है फ़री को ही तो देना है, फ़री के आराम के लिए देना है। वो लोग कौन सा चीज़ें अपने नाम लगवा लेंगे। फ़री बड़े घर में रहेगी, सुकून से रहेगी तो आपका दिल भी मुतमईन रहेगा। बल्कि मम्मी मैं तो यही कहूँगी कि फ़हद जिस तरह से एक ज़हीन लड़का है, हम उसकी ज़हानत को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं
और वैसे भी अफ़ान अब अकेले होते हैं, उन्हें भी एक दोस्त की, एक भाई की ज़रूरत है और फ़हद से बढ़ के उनके लिए कोई सहारा, कोई दोस्त, कोई भाई नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप इस पहलू पे भी गौर करें कि फ़हद को भी अगर आप ऑफ़िस ज्वाइन करने का कह दें तो एक तो फ़री का लाइफ़स्टाइल अच्छा हो जाएगा, दूसरा ये कि उसके शौहर को बेहतर जॉब मिल जाएगी और तीसरा ये कि अफ़ान को भी सहारा मिल जाएगा। तो लगता यही है कि फ़ाखरा बेगम अब यकीनन एनी की बात को कंसीडर करेंगी, लेकिन नाज़रीन इंतज़ार इस बात का है कि इस आइमा का ये राज कब सबके सामने आता है कि शहरयार के एक्सीडेंट के पीछे इसी का हाथ था। और कौन कौन आइमा को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।